नाश्ते से फरागत पाकर वो सब लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ थे, जबकि सादिया बेगम पलबशा को जबरदस्ती पकड़े उसके सर में तेल की मालिश कर रही थी और आसिया बेगम सादिया बेगम से बातें भी कर रही थी, जबकि जैनब न जाने किन सोचों में गुम थी कि उसकी सोचों के धागों को आसिया बेगम की आवाज ने तोड़ा। जैनब बेटा, जरा देखो तो बिलाल अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? तबीयत तो ठीक है उसकी? मैं जाऊं? उसने बेदहानी में उंगली अपनी जानिब करते कुछ उलझन आमेज अंदाज में सादिया बेगम को देखकर कहा। क्यों बेटा, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? आसिया बेगम खुद उसके सवाल पर उलझन में पड़ गई। नहीं, वो मैं जा रही हूँ। उससे जब कुछ जवाब ना बन पड़ा तो वो उठकर बददिली से बिलाल के कमरे की तरफ सुस्त कदमों से चल दी, क्योंकि उनके बीच जो कुछ भी हुआ था बड़े उस सब मामले से अनजान थे। बिलाल के कमरे के आगे खड़े होकर पल भर को उसका हाथ कांपा था, फिर हिम्मत करके उसने दरवाजा नॉक कर दिया। यस। कमरे के अंदर से भारी संजीदा सी आवाज आई। वो थूक निकलते हल्के से दरवाजा खोलती उसके कमरे में आ गई। वो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा बाल बना रहा था। वो खामोशी से उसकी पुश्त पर जा खड़ी हुई। कुछ पल इसी तरह गंभीर खामोशी की नजर हो गए। फिर बिलाल ने पीछे की जानिब मुड़कर देखा और लम्हे में उसके साफ शफाफ माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। आंखों में बेगानगी और तलखी सी मटाई। तुम यहाँ क्यों आई हो? जब वो बोला तो उसकी भारी आवाज से चिंगारियां सी निकल रही थी। वो अम्मी ने भेजा था। वो घुटी घुटी आवाज में इतना ही बोल सकी। उन सब की तरह आसिया बेगम को भी वो अम्मी जी ही कहती थी। जाओ, जाकर बता दो कि जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। वो इसी तरह लहजे में तलखे लिए हुए बोला। प्लीज ऐसा तो मत बोलिए। क्यों नहीं समझते आप कि सब आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं? वो अपनी हद से ज्यादा सुर्ख हुई आंखों में आंसू भराई हुई आवाज में बोली थी। और यहीं बिलाल की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। 2 कदम का फासला पल भर में समेट कर उसका बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़े वो उसको खुद से खासा करीब कर गया था। उनके दरमियान बमुश्किल 2 इंच का फासला बरकरार था। मैं 26 साल से इस अजियत में गिरफ्तार हूँ। 26 साल से हर लम्हा इस अजियत को बर्दाश्त करके आया हूँ, और तुम लोगों से 26 मिनट की अजियत बर्दाश्त नहीं हो रही। 26 मिनट की नफरत बर्दाश्त से बाहर हो गई। इतनी मुख्तसर सी मुद्दत ने तुम लोगों को बेचारगी में मुब्तला कर दिया। और उस अजियत का क्या ज़ैनब हमदानी, जो तुम्हारे लबों से अदा होने वाले लफ्ज़ों ने मुझे दी थी। मेरे दिल को इस तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया था जैसे कोई शीशा टूटकर हजारों लाखों किरचियों में तकसीम हो जाता है। इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? एक एक लफ्ज़ को चबा चबा कर कहता वो उसे निगाह झुकाने पर मजबूर कर गया था। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मेरे सामने मत आना। ऐसा ना हो कि मैं अपना जब्त खो बैठूं। तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने चारों तरफ आग दहकती हुई महसूस होती है। तुम्हारा चेहरा मुझे अनदेखी अनजानी अजियत में लम्हा लम्हा तड़पा कर राख करता है। मुझे नफरत है तुमसे, सुना तुमने? कहते के साथ ही एक झटके से उसका बाजू छोड़कर कमरे से बाहर निकलता चला गया। वो जो सांस रोके यकटक अब तक उसकी शक्ल बिना पलक झपकाए देख रही थी, किसी भुरभुरी मिट्टी की मानंद जमीन पर बैठती चली गई। न जाने कितनी देर गाड़ी को सड़कों पर दौड़ाने के बाद वो सीधा अपने ऑफिस चला आया था। जहन अभी तक उलझा हुआ था। वो अपने रूम में दाखिल होकर दरवाजा बंद करता गिर सा गया। पूरा वजूद पसीने में शराबोर था और आंखें अनजानी आग की तपिश से झुलस रही थी। सेल पर मुसलसल होती बीप ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। स्क्रीन पर नंबर देखा तो जवाब कॉलिंग के अल्फाज चमकते नजर आए और एक गहरी सांस खारिज करके उसने यस का बटन पुश कर दिया और सेल को कान से लगाया। हेलो, उसने अपनी भारी और बोझल होती आवाज से कहा। हेलो के बच्चे, कहाँ है तू? तेरे घर से न जाने कितनी कॉल्स आ चुकी हैं मेरे पास। सब कितने परेशान हो रहे हैं और तुम घर वालों की कॉल्स रिसीव क्यों नहीं कर रहे? अब सीधी से मुझे बता दे कि कहाँ है तू। उसकी हेलो के जवाब में जवाब नॉन स्टॉप शुरू हो चुका था, उसे बोलने का मौका दिए बगैर। मैं ऑफिस में हूँ, उसने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते हुए कहा। वहीं रहना, मैं पहुंच रहा हूँ। कहते के साथ ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और कुछ देर के बाद ही उसके सामने मौजूद था। मसला क्या है तेरे साथ? फूली हुई सांसों के साथ बोलता वो धड़ से सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठा था और एक नजर मुसलसल सर झुकाए टेबल की साफ शफाफ सतह को घूरते बिलाल को देखा, जो पिछले 15 मिनट से इसी महबूब मशगले में मसरूफ था। मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ, यहाँ के दरो दीवार से मुखातिब नहीं हूँ। वो इसी तरह खामोश था और यही जवाब की बस हो गई थी। अगर मुझे दफा करने का इरादा है तो मुंह से फूट सकता है, यूं जबान को ताला लगाकर मुझे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। मगर बिलाल टस से मस नहीं हुआ। खुश हो जाओ, दफा हो रहा हूँ मैं भी। वो एक झटके से उठा था, लेकिन उसकी कलाई बिलाल की गिरफ्त में आ गई थी।
وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے تک لایا تھا اور جواد کو صوفے پہ بٹھا کر خود نیچے کارپیٹ پر اسے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ جواد نے اسے خاموشی سے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے گھر کے کسی بھی فرد سے بات کروں۔ انہیں دیکھنے کی مجھے ذرا سی بھی خواہش نہیں ہوتی۔ میرے دل پر ان کے آنسو، ان کی تکلیف، ان لوگوں کی خوشیاں، غم کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتے۔ مجھے لگتا ہے میرے دل پر برف کی ایک بھاری سیل جم گئی ہے جس نے مجھ سے میرا ہر احساس چھین کر مجھے بے حس بنا دیا ہے، اور ان سب کے لیے وہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ اور جب وہ میرے سامنے آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل میں نئے سرے سے طوفان اٹھنے لگتے ہیں۔ اس کے کہے گئے الفاظ میرے کانوں میں آگ کے شعلے بن کر گونجتے ہیں۔ دل کرتا ہے دنیا کی ہر شے کو تہس نہس کر دوں اور خود کو بھی ختم کر لوں۔ مرنا چاہتا تھا مگر وہ جو آج تک مجھے مات دیتی آئی ہیں انہوں نے مجھے یہاں بھی ہرا دیا۔ میں جینا نہیں چاہتا تھا مگر انہوں نے مجھے مرنے بھی نہیں دیا۔ وہ آسیہ بیگم کو ہمیشہ ایسے ہی مخاطب کرتا تھا۔ ایک عرصہ بیت گیا تھا اس نے آسیہ بیگم کو ماں کہنا چھوڑ دیا تھا۔ بولتے بولتے حلق میں نمکین پانی اترنے لگا تو اس نے اپنا سر جواد کے گھٹنوں پہ رکھ دیا اور خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھیں پانی کے ذریعے دل کا درد بہا رہی تھیں۔ وہ 26 سال کا لمبا چوڑا کڑیل جوان سے مرد جواد کے گھٹنوں پر سر رکھے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اس کی تکلیف پہ جواد کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ جواد نے اسے نیچے سے اٹھا کر اپنے برابر بٹھایا اور کھینچ کر گلے لگا لیا، یہاں تک کہ اس کی ہچکیوں میں کمی آتے آتے بالکل بند ہو گئی تھی۔ جواد نے اسے آہستہ سے الگ کر کے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اسے پانی پلایا تھا جسے بلال نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا تھا۔